आज के इस वन शॉट में हम पूरा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस सिस्टेमेटिकली कवर करेंगे। ये क्लास 11 के लिए भी है, सीबीएसई और जेई मेन के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। अपना मेन अप्रोच ये रहेगा कि मैक्रोस्कोपिक पिक्चर, फिर माइक्रोस्कोपिक मॉडल, फिर डेरिवेशन, फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और फिर उसके एप्लीकेशन। तो अभी रोड मैप देखते हैं। इस लेक्चर का रोड मैप पहले हम देखेंगे गैस का मैक्रोस्कोपिक वर्सेस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। फिर काइनेटिक थियरी के बेसिक अजम्पशन पढ़ेंगे। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे आइडियल गैस का प्रेशर काइनेटिक थियरी से। फिर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन निकालेंगे। फिर तीन स्पीड्स है, आरएमएस, मीन और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उससे हम निकालेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट्स, जैसे सीवी, सीपी और गामा। एक क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे इसमें मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और एंड में कुछ टिपिकल, जैसे सीबीएसई जेई में क्वेश्चन पैटर्न है, वो क्या पैटर्न है उसको देखेंगे। जहां जहां जेई मेन के लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम गैस को यूजुअली मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से डिस्क्राइब करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, या तो एन मोल्स या तो कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स। ये सब बल्क लेवल के क्वांटिटीज हैं। इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर गेज से, थर्मोमीटर से, स्केल से, है ना, स्केल से वॉल्यूम। लेकिन इनसे हम ये नहीं पता चलता है कि कितने एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है, कौन कितनी स्पीड से चल रहा है, कैसा कोलिजन हो रहा है, किस डायरेक्शन में, है ना। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल को समझाने के लिए काइनेटिक थियरी चाहिए, जो गैस को मूविंग मॉलिक्यूल के मॉडल से समझाती है। अब देखो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर पे, सोचो एक बॉक्स में बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है। वो जैसे पता है ना, एयर में मॉलिक्यूल आपने कभी देखे, ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते रहते हैं। वॉल से जो कोलिजन होता है उसकी वजह से वॉल पे फोर्स लगता है। और अगर फोर्स पर एरिया हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रेशर के रूप में समझ सकते हैं, और यही अपना प्रेशर होता है। टेम्परेचर की माइक्रोस्कोपिक मीनिंग भी यहीं से आती है। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी का मेन एम यही है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के टर्म्स, जैसे मॉलिक्यूल का मास, स्पीड, कोलिजन, उसको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, इनसे लिंक करना, इनको जोड़ना, इनको समझना और समझाना, ये चीजें हैं। अब आते हैं आइडियल गैस मॉडल के एजम्पशन पर। ये सिंप्लीफिकेशन है, जैसे हम देखो, ये मेनली ये सिंप्लीफिकेशन ऐसे इसीलिए रहते हैं कि मैथ्स हैंडल हो सके, नहीं तो नहीं होता है मैथ्स। चलो, गैस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत लार्ज मतलब बहुत, 10 to the power 23। दूसरा, हर मॉलिक्यूल को हम पॉइंट मास मानते हैं। समझे, पॉइंट मास मतलब बहुत ही छोटा साइज है उसका। और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। समझे, जब वो दो मॉलिक्यूल अगर टकराते हैं तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे ना, वो उनके साइज से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पॉइंट मास। दूसरा यहाँ बता दूं कि पॉइंट मास होने की वजह से उस एटम में कोई हीट नहीं जा पाएगी। समझे आप उसको, इसका हम हीट करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, वेहीमेंटली वो वाइब्रेट करेगा इधर उधर। अच्छा ठीक है। तीसरा है, मॉलिक्यूल रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे एक्स डायरेक्शन ही पसंद है, नहीं, सभी में वो इक्वली मूव करेगा।
कोलिजन में चाहे मॉलिक्यूल्स के बीच हो चाहे वॉल के साथ हो, परफेक्टली इलास्टिक ही मानेंगे। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स नहीं होता, सिर्फ जब वो वॉल से कोलाइड करते हैं तब फोर्स लगता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं। है ना, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी जो कर आपने अगर देखा हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बोलते हैं, है ना, वो नहीं है यहाँ पे। कोलिजन का टाइम बहुत ही छोटा होता है ना, बीच का फ्री फ्लाइट टाइम रिलेटिवली बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम जब देखेंगे डेरिवेशन में ये सब काम आने वाली चीजें। ये सारे एजम्पशन मिलकर आइडियल गैस का मॉडल हम बनाएंगे। और कुछ पॉइंट्स देखो, कंटेनर की वॉल्स परफेक्टली रिजिड और स्मूथ स्मूथ मानी जाती है। वॉल के साथ कोलिजन भी इलास्टिक है। मोशन को हम ऑन एन एवरेज आइसोट्रोपिक मानते हैं, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन का प्रेफरेंस नहीं, जैसे मैंने कहा सब डायरेक्शन इक्वली लाइकली है। ये सब मिला के एक मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है, जैसे हम आइडियल कह सकते हैं। रियल गैसेस एक्चुअली परफेक्ट नहीं होती हैं। हाई प्रेशर पे या लो प्रेशर या लो टेम्परेचर कह लो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। है ना, वॉल्यूम भी निग्लिजिबल नहीं होगा मॉलिक्यूल का। समझे आप, ये हाई प्रेशर पे या बहुत ही लो टेम्परेचर पे वहाँ रियल गैस इक्वेशन जैसे वांडर वाल्स के जो इफ एक बी कांस्टेंट वाले इक्वेशन है वो काम आएंगे, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे डिटेल में पढ़ोगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी से। ये हमेशा पूछा जाता है और इसी का यही बेस है। इसके इर्द गिर्द सारे घूमते रहते हैं, सारे आपके जो डेरिवेशन है। पहला स्टेप लेंगे, सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करो। सोचिए एक क्यूब है जिसका साइड एल है, अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जिसका मास एम है। अभी एक लिया है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। उसका वेलोसिटी वेक्टर वी है, वी वेक्टर है मतलब वी एक्स वी वाई और वी जेड कॉम्पोनेंट होंगे उसके। हम फिलहाल सिर्फ एक्स डायरेक्शन की मोशन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि प्रेशर का डेरिवेशन वॉल के नॉर्मल कंपोनेंट से आता है। ये मॉलिक्यूल एक वॉल से टकराता है, जो x इक्वल टू 0 पर हम एज्यूम करते हैं ये वॉल। दूसरी वॉल से टकराता है जो x इक्वल टू L पर है, और दोनों कोलिजन को हम इलास्टिक मानेंगे। अब देखते हैं जब मॉलिक्यूल वॉल पे टकराता है तो मोमेंटम का क्या चेंज होता है। देखो, वॉल एट x इक्वल टू L से टकराने से पहले मोमेंटम अगर p ऑफ x कहे तो इनिशियली प्लस mvx बोलेंगे। मान के चल रहे हैं कि v ऑफ x जो है पॉजिटिव है, यानी राइट साइड की तरफ जा रहा है। अब इलास्टिक कोलिजन के बाद पी एक्स फाइनल जो होगा माइनस एम वी एक्स, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मैग्नीट्यूड सेम। तो मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज क्या होगा, डेल्टा पी एक्स। देखो -2 mvx हो जाएगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वॉल को इक्वल और अपोजिट इंपल्स मिलेगा, तो वॉल का डेल्टा पी अगर कोई पूछे तो 2 mvx पॉजिटिव ले लेंगे। ये इंपल्स ही बाद में वॉल पे एवरेज प्रेशर, फोर्स से प्रेशर देता है। समझा? हाँ, अब ये मॉलिक्यूल कब फिर उसी वॉल से वापस आएगा, ये थोड़ा देखो आराम से। कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल x इक्वल टू एल से x इक्वल टू 0 तक जाएगा, डिस्टेंस l कवर करेगा। फिर वापस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक आएगा, फिर से डिस्टेंस l। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बिटवीन टू सक्सेसिव हीट्स, है ना, सेम वॉल पे 2l होगा। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते रहते हैं। आप इतना ही सोचो कि टू सक्सेसिव हीट पे कितना डिस्टेंस वो चला, तो 2l ही चलेगा देखो। और इसमें स्पीड क्या थी उसकी, हमने vx ली है। तो टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन
डेल्टा टी अगर कहे तो वो 2L/Vx हो जाएगा। इस टाइम गैप को यूज करते हैं हम एवरेज फोर्स निकालने के लिए। देखो कैसे। अब हर कोलिजन में वॉल को इम्पल्स मिलता है 2mvx। टाइम बिटवीन टू कोलिजन हमने निकाल लिया है। एवरेज फोर्स आप देखो कैसे होता है, आपको पता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब जो वैल्यूज निकाली है वो रख दो, है ना। तो देखो आपका mv² बाय L आया। अब वॉल का एरिया क्योंकि क्यूब है तो L² आएगा, कोई भी एक फेस का एरिया। तो प्रेशर ऑन दैट वॉल ड्यू टू दिस सिंपल मॉलिक्यूल एंड सिंगल मॉलिक्यूल, अभी तो फिलहाल एक ही है, तो Fx/A आपको पता है, फोर्स बाय एरिया। इससे अ, देखो आप यहाँ पे V=L³ भी ले लो साथ ही में, तो आपका ये जो है फाइनल इक्वेशन mv² बाय V मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है ना, प्रेशर जनरेट करने में। आप देखो रियलिस्टिक केस में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैपिटल N, सबका मास स्मॉल m, सेम गैस। अब क्या है कि ith मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vxi है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करो कि हर एक मॉलिक्यूल का एक वेलोसिटी है ना, vx में ही है लेकिन अलग अलग, है ना। vxi मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है लेकिन अलग होगा। तो प्रेशर हम क्या लिखेंगे कि m/v, और यहाँ पे सम हो जाएगा सारे वेलोसिटीज का, ठीक है। I = 1 to n, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक की i वेलोसिटीज है, ith मॉलिक्यूल की vx, ऐसे। अब हम एक एवरेज डिफाइन करते हैं, एन सिंबल एवरेज का बहुत इस्तेमाल होता है ऐसे मॉलिक्यूल जब होते हैं लार्ज नंबर। तो आप Vx² को लिखो 1/n, और आपका जो सम है सारे मॉलिक्यूल का, वो ये आपका एवरेज हो गया, सिंपल एवरेज है। ओके, इससे हम लिख सकते हैं P=NM/V और Vx²। देखा हमने, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया। ये अभी सिर्फ x कंपोनेंट का एवरेज है ना। अभी हम इससे टोटल स्पीड से रिलेट करेंगे। अभी तो ये सब क्लियर है। देखो अब हर मॉलिक्यूल के लिए हम लिखेंगे v² जो है, बहुत आप, ये तो वेक्टर से आया है vx² + v²। ठीक। रैंडम मोशन हमने कहा आइसोट्रॉपिक है, तो ये जो vx=vi=vz हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो आपकी 1/3 वेलोसिटी है ना, देखो कैसे आई है। जो vx² है वो 1/3 v² आएगी, आइसोट्रॉपिक। समझ गए आप, ये तो आसान है। अब इस रिलेशन को हम प्रीवियस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमने लिखा था P=NM/V Vx², हाँ, और हमने वे भी देखा Vx² तो 1/3 v² होता है। तो इससे आपका जो फाइनल इक्वेशन में यहाँ देखो PV=1/3 NM, और ये जो एवरेज v² आया है, ये ही इम्पोर्टेंट है बहुत, रिजल्ट। इसके एक दो वेरिएशन है लेकिन ये हम देखेंगे बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां पे लेफ्ट साइड में पीवी मतलब मैक्रोस्कोपिक बल्क क्वांटिटी है, राइट साइड में सारी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, एन एम और मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी v²। अब यही वो ब्रिज है जो काइनेटिक थियरी से थर्मोडायनेमिक के साथ बनाता है, समझे। अब ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड पे तो नहीं चल रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल स्लो होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीड पे होंगे और बहुत सारे फास्ट होंगे। मैक्सवेल ने मैथमेटिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, है ना, जो बताती है कि ये जो स्पीड, अगर हम v से v+dv ले, तो इनके बीच कितने मॉलिक्यूल है, इनकी प्रोबेबिलिटी, है ना।
ये देखो अभी इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो जेई मेन के लिए जरूरी नहीं है, सीबीएसई के लिए तो नहीं, लेकिन क्वालिटेटिवली आप ग्राफ v इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, फिर पीक पे मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब अगर ज्यादातर मॉलिक्यूल इसी पे होंगे, और फिर धीरे धीरे टेल बनाते हुए हाई स्पीड साइड पे गिरता चला जाता है। यही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, यही शेप है। समझे आप? अब इसका सिलेबस, ये जब कॉन्सेप्चुअल आइडिया बता रहे हैं, डेरिवेशन इतना आपके बियॉन्ड है, बट ये जरूरी है पता चलना, ये शेप और ये। देखो अब ग्राफ को विजुलाइज करो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्पीड है, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है कि उस स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्पीड कौन सी है? तो मोस्ट प्रोबेबल, जहां ग्राफ पिक करता है वही तो मोस्ट बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर मीन स्पीड है ना, सभी स्पीड का सिंपल एवरेज है। ये आप इंटीग्रेट करके भी निकालो तो वही आएगा जो हमने अभी दिखा था। फिर आरएमएस स्पीड आएगी, जो कि रूट मीन स्क्वायर है। इनके बीच का रिलेशन पूछा जाता है। ये वी एम पी इज लेस देन वी एवरेज इज लेस देन वी आर एम एस। टेम्परेचर का एक इफेक्ट देखो, जब टी बढ़ता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का पिक राइट शिफ्ट होता है ना। सारे स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कहा कि जैसे आप हीट करोगे वही मेंटली मूव करने लगेगा हाई स्पीड में, और कर्व ब्रॉडर हो जाता है, स्प्रेड बढ़ जाता है ना। जेई मेन में अक्सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस शेप पे और इनइक्वालिटी पर आते हैं, तो इसलिए बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम काइनेटिक थियरी का रिजल्ट आइडियल गैस लॉ से मैच करेंगे। काइनेटिक थियरी से हमने देखा पीवी इक्वल टू 1/3 एनएम एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। आइडियल गैस में हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू एन के बी टी, जहाँ के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, इसका भी स्ट्रिक्ट डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये हम एक्सेप्ट करेंगे पीवी इक्वल टू एन के बी टी। अब दोनों को इक्वल कर दो तो देखो एन कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें देखो क्या मिला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। समझे? ओके। किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हम लिखेंगे 1/2 mv²। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? 1/2 of mv² लिखेंगे हम। 1/2, देखो ये कहाँ थे हम, mv²। ठीक है, और ये अभी 3 kBt आया है, तो इसको इक्वल करने पे ये 3 kBt मिल जाएगा। होपफुली ये क्लियर है। तो इसको पुट कर दो, तो आपका जो एवरेज के है वो देखो 3/2 kBt आ जाए। ठीक है, तो यही आपका फंडामेंटल रिजल्ट बोलेंगे हम इसको, कि के 3/2 kBt है, जहाँ पे के अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब ये एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो आपको नोट करनी है, प्रेशर या वॉल्यूम पे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में सिर्फ टी आया है ना। ये आगे बहुत यूज रहता है, इनके इनफैक्ट आगे के कोर्सेज में जब डिटेल कोर्सेज पढ़ोगे तभी भी। और थर्मोडायनेमिक्स में भी ये इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे तो यहीं से आएगा। अब एक मोल के लिए, है ना, हमको पता है एक मोल में कितने Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल हम लिखेंगे Na टाइम्स ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लिख सकते हैं कि Na टाइम्स 3/2 kBt।
और आर जो होता है यूनिवर्सल वो Na के भी लिखते हैं, ठीक है? या तो कई बार आप लिखते हो R/Na = Kb, ये भी फेमस है। अ, ये यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कि K पर मॉलिक्यूल इज़ 3/2 RT। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक मानी जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन तो होती ही नहीं, जैसे हमने कहा। वो तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निग्लेक्ट किया है। तो एन मोल्स के लिए अब देखो यू क्या बन के आया है, एन टाइम्स 3/2 आर टी, मतलब 3/2 एन आर टी। तो इसको जैसे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज करते हैं, मैंने कहा। तो ये भी देखो आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर है यहाँ पे, नथिंग एल्स। फिर ऐसा नहीं कि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। नो, यू जस्ट से इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब स्पीड्स की बात करो, एक गैस में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना? सब सेम नहीं है, हमने देखा। तो तीन यूजफुल एवरेज डिफाइन किए जाते हैं, आरएमएस स्पीड, मीन स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। गैस के मोलर मास जो है कैपिटल एम, उस पे भी डिपेंड करेंगे। ने न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली ये स्पीड वीआरएमएस पूछा जाता है, कभी कभी एमपी या वी एवरेज भी डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मूला से ही ये सब होगा। आरएमएस की देखो डेफिनेशन देख लो, वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। अब काइनेटिक थियरी से हमने देखा पीवी इक्वल टू 1/3 एनएम एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, और आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी। दोनों को कंबाइन कर दो अगर आप, तो और हमें पता है कि कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए होता है, और कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एन ए होता है। देखो ये चीज मैंने मेरे लेक्चर 0 में अच्छी तरह से कवर की है ना? स्मॉल एम, कैपिटल, मोलर मास का एम, और ये सारी चीजें 7 मिनट का वीडियो है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो देख सकते हो। अब हम प्रूफ कर सकते हैं ना यहाँ पे कि वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m, है ना? यहाँ m मोलर मास है केजी पर मोल। डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो कि अगर m फिक्स हो तो वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो तो आर एम एस 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना? जेई मेन में यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट लिखो, हम कोई डेरिवेशन यहाँ नहीं करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT/m, और वी एवरेज होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT/πm। वी आर एम एस हम लिखेंगे देखा जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। इनका ऑर्डरिंग भी देखो, सबसे कम है मोस्ट प्रोबेबल, फिर एवरेज, फिर वी आर एम एस। टेम्परेचर बढ़ाओ तो तीनों स्पीड्स बढ़ती है, और डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ भी बढ़ जाती है, ब्रॉडर हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से फॉर्मूला याद रखना है, और इनइक्वालिटी याद रखो, बस दोनों यूजफुल है। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ। इंट्यूटिवली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब जितने इंडिपेंडेंट तरीके से मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर कर सकता है। मॉलिक्यूल कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है भाई? वो तो उसके पास तो सिर्फ मोशन है, पॉइंट साइज है। तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, यही है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो सिंपल पार्टिकल है, सिंपल मतलब एक पॉइंट मास, तो 3D स्पेस में उसकी मोशन क्या होगी? तो एक्स वाई जेड में। तो प्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे हम, है ना? मॉलिक्यूल के केस में वो रोटेट भी कर सकते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा एटम है तो। हाँ, अ, इस लेवल पे हम प्रैक्टिकली मोनो एटॉमिक अगर गैस ले, मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम है, तो सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
क्योंकि एक्स वाई जेड, तो एफ इक्वल टू 3 लो। डाई एटॉमिक गैस रूम टेम्परेचर के अराउंड, उसको तो आप समझ लो कि एक्स वाई जेड में वो घूम सकेगा और रोटेट भी कर सकेगा। जैसे डंबल रोटेट करता है ना, तो वो टू रोटेशनल मोशन आएगा, क्योंकि एक एक्सिस है ना, तो उसी के दो रोटेशन कर पाएगा, तीसरा नहीं। तो इसके एफ इक्वल टू 5 ले लो। वाइब्रेशन मोड हाई टेम्परेचर पे आते हैं और वो एक्टिवेट कैसे होता है वो डिपेंड करे। यही मेन के लिए यूजुअली इसको इग्नोर करते हैं। अब इक्विपार्टीशन थियरी का सिंपल स्टेटमेंट देखो, इंपॉर्टेंट है ये चीज। थर्मल इक्विलिब्रियम में हर क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एवरेज एनर्जी होती है 1/2 kBt पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जैसे हमने देखा, तो ये जो कैपिटल E है पर मॉलिक्यूल, वो हो जाएगी F/2 kBt, है ना। और पर मोल कैसे लिखेंगे एनर्जी पर मोल? F/2 RT, क्योंकि हमने देखा वो kBt से RT कैसे आया। यहीं से इंटरनल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखो, जनरल रिजल्ट के लिए n मोल ऑफ आइडियल गैस और f डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। तो U जो है, हमने देखा कि n F/2 RT लिखो। अब मोनो एटॉमिक गैस है जैसे हीलियम, आर्गोन, हाँ, तो F इक्वल टू 3, तो U हो जाएगा 3/2 nRT। डाई एटॉमिक गैस के लिए जैसे N2O2, रूम टेम्परेचर पे आपको F पता है 5 है, तो U 5/2 nRT। ये फॉर्मूलाज इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होते हैं। अब डेफिनेशन देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ये बोलता है CV इज इक्वल टू 1/N/Q/T। समझे? मतलब ये मैथमेटिकल है, आपको पता ही है इसका डेफिनेशन की। है? एक मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर से अगर राइज कराना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। आप मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखो, काम हो जाएगा। आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, वर्क कितना करेगा? थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि W इक्वल टू 0, PdV में dV 0। तो अच्छा, तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो Q इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू NF/2 R∆T लिख दो। तो CV आपका आ जाएगा 1/N∆Q/∆T F/2 R आ जाएगा सीधा। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? 1/N पार्शियल ऑफ Q बाय पार्शियल ऑफ T। आइडियल गैस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेयर का, Cp माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, ये दोनों रिलेशंस जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोनो एटॉमिक गैस जो है उसके लिए F इक्वल टू 3 ले लो, तो CV आपका आ जाएगा 3/2 R। Cp इक्वल टू CV/R, तो 5/2 R आ जाएगा सीधा। एडियाबेटिक इंडेक्स देखो, जिनको गामा कहते हैं, वो Cp/CV डिफाइंड है, रेशियो है वो। यहाँ पे आप लिखो जो आपके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सीधा 1.67 के करीब आया है वैल्यू। देखो, ये 3 वैल्यू जरूर याद रखो, CV 3/2 R, Cp 5/2 R और गैमा 5/3। काम आएंगे ये मोनो एटॉमिक एटलीस्ट। अब डाई एटॉमिक के लिए F5 लिखो, तो CV 5/2 और Cp 7/2 R हो जाएगा। और ये जो एडियाबेटिक इंडेक्स है गामा, वो 1.4 हो जाता है। एयर के लिए भी 1.4 ही आता है। तो आप जेई के लिए लिखो CV 5/2 R, Cp 7/2 R और गामा 7/5। इन वैल्यूज को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना आपको एडियाबेटिक प्रोसेस वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। यहाँ एक क्विक समरी टेबल है। मोनो एटॉमिक के लिए F3 ले लो, CV 3/2 R ले लो, Cp 5/2, गामा 5/3। डाई एटॉमिक के लिए F5 ले लो, CV 5/2 R, Cp 7/2 R,
गैमा 7/5। अब ये जेई मेन में बहुत बार गैस ए मोनो एटॉमिक है, बी डाई एटॉमिक है, इनका गैमा कंपेयर करो, या गिवन गैमा आइडेंटिफाई करो, इस टाइप के। यहाँ से बहुत फास्ट आंसर आपको मिल जाएंगे ये टेबल से, ये सारे। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज वो कैसे होता है ये देखते हैं थोड़ा। तो हमने देखा U इक्वल टू एन F/2 RT। अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है तो डेल्टा व्यू हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टी T2 माइनस T1, सीधा NCV डेल्टा टी हो जाएगा। देखो, हमने CV अभी निकाला। अब इसको एग्जाम में डायरेक्टली यूज करते हैं। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है, प्रोसेस के टाइप पे, आइसोथर्मल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे आप? ये है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये पूछ लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट मिसगाइड करने के लिए प्रोसेस दे देंगे। और डेल्टा यू तो आपको सीधा डेल्टा टी लिखना है, एनसीवी। चलो अब टिपिकल क्वेश्चन टाइप देखो। टाइप 1 होता है डेल्टा यू निकालना। आपको दिया है N T1 T2 और बोला गया है कि मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक है। तो आप क्या करोगे? डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी कर दो। देखा? दूसरा टाइप है RMS स्पीड का कंपैरिजन। आप क्या यूज करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। अगर टी सेम है तो जिसका मोलर मास कम उसकी स्पीड ज्यादा। टाइप 3 है गैमा से गैस टाइप आइडेंटिफाई करो, है ना? गैमा है 1.67 तो मोनो एटॉमिक, 1.4 तो डाई एटॉमिक। टाइप 4 है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इससे टेम्परेचर बढ़ाने पे कर्व कैसे शिफ्ट होता है, वी एम पी, वी एवरेज और वी आर एस में क्या रिलेशन है, किस रीजन में ज्यादा मॉलिक्यूल है, ऐसे। हाँ, आप प्रैक्टिस में इन टाइप्स के न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व कर ले, कि बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं और बहुत मार्क्स आपको पक्के तरीके से यहाँ मिल सकते हैं। चलो एक पूरा चैप्टर का समरी कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रेशर पीवी इक्वल टू 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना? इसको 1/3 रो VRMS² भी ये इक्वेशन लिखते हैं। हमने डिटेल लेक्चर में उस तरीके से लिखा है, इसलिए वन शॉट में ये दिखा दिया है। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर कैसे लिखेंगे? 3/2 kBT। इंपॉर्टेंट स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल 2 RT/m, एवरेज 8 RT/m, VRMS 3 RT/m। याद रखने हैं ये। इंटरनल एनर्जी वर्सेस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यू बोलेंगे NF/2 RT। स्पेसिफिक और गामा के लिए CV होता है F/2 R, CV प्लस R लिख दो, गामा है CP/CV, है ना? ये सारे रिजल्ट CBSE का थियरी क्वेश्चंस के भी इंपॉर्टेंट है, और जेई मेन में न्यूमेरिकल के लिए फंडामेंटल टूल्स है। चलो, अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हेल्पफुल लगा है, अगर आप सिस्टेमेटिकली जाना चाहते हैं, है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट लेक्चर, यह सारे लेक्चर इसके अवेलेबल है डिटेल में। अभी प्रॉब्लम सेशंस करेंगे, वो उभर रहे हैं वीडियोस, और अब रिवीजन भी करेंगे। तो आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 11-12 स्पेसिफिकली जेई ओरिएंटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी, और मेनली इसमें ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन अभी आएंगे आपको, जो बहुत काम लगने वाले हैं। थैंक यू।